हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंटेंट्स हैं इस वीडियो के। हम पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। साथ साथ यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि जीएम क्रॉप्स किस टाइप के हैं। उसके अलावा जो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं जीएम क्रॉप्स के, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम वीडियो को समाप्त करेंगे टिश्यू कल्चर को जानने के बाद। नाउ एग्रीकल्चर की हम बात करें तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं, एग्रीकल्चर आर्ट और साइंस है ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती है, जैसे कि आप प्रिपेयर करते हो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को ताकि ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ कर पाएँ। ये एक बहुत ही सिंपल और सटीक डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की। और हज़ारों सालों से एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन सस्टेन कर पाई थ्रू आउट द ईयर्स, उसमें एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। आप अगर इतिहास देखें तो एग्रीकल्चर का इतिहास आपको करीब 10,000 साल के आसपास का मिलेगा। इस बहुत ही लंबे स्पैन में फार्मर्स ने बहुत सी और चीज़ें सीखी हैं कि किस तरीके से वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं थ्रू सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था इन मेकिंग श्योर कि एग्रीकल्चर सस्टेन कर पाए। और इसी वजह से आज के टाइम में हमारे पास डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो जंगली नहीं हैं, वो काफ़ी हद तक उसी तरीके से ग्रो करते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। सिमिलरली हमने बहुत सारे एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट किए हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये हज़ारों साल से चलती आई हुई ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स एक टाइम पर काफ़ी नई थी। जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लग गई तो उस वक्त समय आ गया था एग्रीकल्चर को इवॉल्व करने का, और यहाँ पे शुरू हुआ एग्रीकल्चर और बायोटेक का मिलन। अगर हम मिड 20th सेंचुरी देखें तो उस वक्त ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को मान लिया गया था कि ये आज के टाइम की जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और उसी वजह से दुनिया ने पहला ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, जिससे हाई कॉस्ट फार्मिंग को काफ़ी हद तक कम किया गया। फूड की प्रोडक्शन बढ़ी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ी, मगर इसका एक हमको प्राइस भी पे करना पड़ा। प्राइस ये था कि इससे जो फर्टिलाइजर्स की लागत है वो बहुत हद तक बढ़ गई थी, पेस्टिसाइड्स की लागत बहुत हद तक बढ़ गई थी। और उसी के साथ साथ बहुत सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का भी इजाद हुआ। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और जो यील्ड्स थी वो काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट हो गई थी। एक टाइम के बाद जो प्रोडक्शन थी, जो हमको फूड मिल रहा था, वो एक टाइम के बाद इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सॉइल को भी बिकॉज ऑफ सो मच यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा था। तो इस टाइम जब पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका था, फिर लोगों ने यह सोचा कि हमको एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रो करता रहे, फूड की सप्लाई कम ना हो, और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसको भी हम निपटना चाहते हैं। तो उसका एक सिंपल आंसर था एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। देखो, पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उसके मल्टीपर्पज़ यूज़ है। उसको ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस या फिर और तरीके से भी हम यूज़ कर रहे हैं, मगर उसी टेक्निक को हम एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, प्राइमरली सेलेक्टेबल मार्कर के ज़रिए, to select plants or animals that possess desirable gene even in the absence of a visible trait। इसमें प्राइमरली जो ट्रेट आपको एक सर्टन प्लांट की स्पीसीज से चाहिए आप उसको ले सकते हैं एंड यू कैन ऐड देम समवेयर एल्स। उसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मोर एक्यूरेटली डायग्नोज क्रॉप डिजीजेस। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स बीमार नहीं पड़ते, बीमार इन द सेंस कि उनकी जो यील्ड है वो कम नहीं होगी, फार्मर को नुकसान नहीं होगा, ओवरऑल फूड की सप्लाई कम नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर बात आती है टिश्यू कल्चर की, रिप्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर क्रॉप्स। तो ये सब चीज़ें हमने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में दुनिया भर में, जहाँ पर ज़्यादा फोकस था मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर।
नाउ एग्रीकल्चरल बायोटेक के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्रॉप्स जिनके जीन्स को मॉडिफाई करके आपने उनमें जो ट्रेड्स आपको चाहिए थे वो आपने डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक सर्टन क्रॉप में एक सर्टन टाइप का, फॉर एग्जांपल एक टमाटर है, आप चाहते हैं कि उसमें विटामिन सी और ज़्यादा हो, तो उसमें आप विटामिन सी एनहेंस करने वाले जीन्स डाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, तो दिस रेफर्स टू वेरियस क्रॉप वैराइटीज विद मॉडिफाइड जीन्स डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। इसके काम क्या होते हैं देखो, पहले मेकिंग क्रॉप्स मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक हीट, कोल्ड, ड्रॉट। पहला इसका एक यूज़ ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गर्मी से, कोल्ड से, सूखे से काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट होते हैं। इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे वो काफ़ी हद तक कम होता है। फिर एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी हद तक कम करना होता है। दैट इज़ अ बिग प्लस। इससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होता है। फार्मर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड होती हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है क्रॉप्स की। इसको हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ये याद रख लेना यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायो फोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में या फिर किसी और क्रॉप में भी आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं। उसके अलावा कई हज़ारों सालों पुरानी जो टेक्निक्स थी जिसमें दो क्रॉप्स की मिक्स ब्रीडिंग करते थे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी ज्ञान से रिलेटेड यूपीएससी ने 2012 में प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया था। मैं ये आपके लिए पढ़ देता हूँ, मिलकर इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स। बेसिकली यहाँ पे कीड़ों की बात की जा रही है कि कीड़ों से तो बिल्कुल जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स रेजिस्टेंट होते हैं, खुद को बचा लेते हैं। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आपको क्या फ़ायदे देते हैं, तो उसकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। पहला यहाँ पर ये लिखा है टू एनेबल दैम टू विथस्टैंड ड्रॉट। सूखे को वो काफ़ी हद तक झेल लेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी खाने की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है टू एनेबल दैम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप्स एंड स्पेस स्टेशंस। ओके। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहती है कि इससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो भी प्रोड्यूस सामने आएगा, फल सब्जियां सामने आएगी, वो आसानी से ख़राब नहीं होंगी। दे कैन स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सही आंसर है इसका सी। ओनली स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इससे ये स्पेसशिप्स, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भी ये ग्रो कर पाएंगे, तो ऐसा कोई हमारे पास अभी सबूत है नहीं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स स्पेस में बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ नॉट रियली ट्रू। बाकी जो ये स्टेटमेंट्स है बिल्कुल सही है। मैंने आपको अभी बताया इस स्लाइड में कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स होते हैं वो गर्मी, सर्दी, सूखे को ज़्यादा बेहतर तरीके से झेल लेते हैं। उसके अलावा उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो भी काफ़ी तक बड़ी होती है। उसमें आप अगर चाहें तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, जो भी आप न्यूट्रिटिव वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहें आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इंक्रीज़ करवा सकते हैं। और फाइनली बिल्कुल उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक बड़ी होती है। नाउ जीएम क्रॉप्स बनते कैसे हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देखो जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात आएगी इंटरनेशनल स्टेज पर, तो एक नाम सबसे ऊपर होता है गोल्डन राइस। ये आपके सामने एग्जांपल है गोल्डन राइस का। ये नॉर्मल राइस है, ये गोल्डन राइस है। प्राइमरली इसका जो कलर है उसकी वजह से इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इसके डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर टू रिमेंबर देम। पहली बात तो ये है कि इसको डेवलप किया है IRRI ने। ये है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेस्ड है लॉस बानोस फिलीपींस में। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बाकी इंटरनेशनल संगठनों की तरह ये भी पेरिस या फिर जर्मनी में होगा। इट इज़ इन फिलीपींस और इसको बनाया गया था 1960 में।
रिसेंटली जब आसियान समिट हुआ था तो उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब फिलीपींस गए थे तो उस वक्त उन्होंने ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी विजिट किया था। जब आसियान फिलीपींस में हो रहा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नाउ गोल्डन राइस का फ़ायदा क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है? इसको बनाया गया है पहली बात तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। ये पाया गया कि साउथ ईस्ट एशिया में, उसके अलावा अफ्रीका की भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन में विटामिन ए की काफ़ी डेफिशिएंसी है। तो आपको गोल्डन राइस क्या देता है, इट गिव्स यू विटामिन ए। क्या नॉर्मल राइस में विटामिन ए होता है? नहीं, गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि इसमें आपको विटामिन ए मिले। अब गोल्डन राइस में होता क्या है? गोल्डन राइस में होता है बेटा कैरोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा कैरोटीन आपको गाजर में भी मिलेगा, इसलिए कुछ जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि गोल्डन राइस में कैरेट जीन्स हैं, जबकि एक तरीके से सही है मगर टेक्निकली सही आंसर नहीं है वो, क्योंकि ठीक है बेटा कैरोटीन आपको गाजर में भी मिलेगा, गोल्डन राइस में भी मिलेगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गाजर के जीन्स ले लिए गए हैं। विटामिन ए को इसमें लाने के लिए 2 जीन्स का इस्तेमाल किया गया है। साई टेकन फ्रॉम डैफोडिल, डैफोडिल एक फ्लावर होता है, उससे लिया गया है। दूसरा एक सॉयल बैक्टीरियम होता है एरवीना यूरेडोवारा। इन दोनों सोर्सेज से जीन्स लिए गए हैं। चावल के जीन में उनको हमने ऐड किया और इस एडिशन की वजह से जो चावल प्रोड्यूस हुआ उसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश हो गया था, तो इसको नाम दे दिया गया गोल्डन राइस। ये हमने इंटेंशनली नहीं किया है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिजल्ट है कि इसका कलर भी चेंज हो गया और इसको खाने से विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। अब क्या इंडिया में हमने इसको अलाउ कर रखा है? नहीं, इंडिया में गोल्डन राइस अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? वेल, अभी के लिए हम नहीं मानते कि ये सेफ़ है फॉर कंजम्पशन। हम लोग काफ़ी अभी देख रहे हैं और रिसर्च सामने आए और कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस हो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कुछ कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर काफ़ी हद तक एक्साइटेड रहते हैं और काफ़ी हद तक लिबरल भी हैं। बहुत से क्रॉप्स जो इंडिया में बैन हो रखे हैं वो बांग्लादेश रेडीली ग्रो कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कंट्री की पॉलिसी क्या है। बाकी कुछ और देश हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलीपींस, वहाँ पर ये जो गोल्डन राइस है अवेलेबल है और लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं। अब फिर एक और एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ये हैं बीटी क्रॉप्स। इसमें बीटी, ब्रिंजल, बीटी, कॉटन, बहुत से क्रॉप्स आते हैं। बीटी की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना, इट इज़ बसिलियस thuringiensis। नाउ बीटी क्रॉप में प्राइमरली हम क्या करते हैं, बीटी ये जो है ना यहाँ पे जो मैंने आपको बताया बसिलियस thuringiensis, ये एक बैक्टीरिया है प्रोड्यूसिंग क्रिस्टल प्रोटीन्स जो बहुत से पेस्ट्स यानी कीड़ों के लिए टॉक्सिक होता है। इसमें बेसिकली क्रॉप के अंदर हम एक ऐसा जीन डाल देते हैं जो ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिनको अगर एक पेस्ट खाए तो उसका गट बिल्कुल बाहर गिर जाएगा और वो वहीं पर मर जाएगा। अब हालांकि बहुत सारे बीटी प्रोटीन्स होते हैं फॉर डिफरेंट पेस्ट, जिस पेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोटीन यूज़ करते हैं। मगर जो उनका बेसिक मैकेनिज्म है वो काफ़ी हद तक सेम ही रहता है कि पेस्ट को एक तरीके से पॉइजन करके मार डालो। सो यहाँ पे आप इसको समझ पाएंगे। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, इट मतलब यहाँ पर बसिलियस thuringiensis, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने गोल्डन राइस बनाया था जेनेटिकली मॉडिफाई करके, वो था न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, बायो फोर्टिफिकेशन के लिए। जो यहाँ पर बीटी क्रॉप्स हैं ये हम प्राइमरली इनको इंसेक्ट से बचाने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म इन जीएन प्लांट्स। टॉक्सिन्स इनएक्टिव फॉर्म में जीएन प्लांट्स पे रहते हैं। जब एक इंसेक्ट उनको इंजेस्ट करता है तो उसकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती, उसका गट बाहर गिर जाता है और इवेंचुअली वो मर जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन इज द फर्स्ट एंड ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप अप्रूव्ड इन इंडिया बाय GEAC, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है बीटी क्रॉप्स के। बीटी क्रॉप्स आपको बहुत टाइप के मिलेंगे। इंडिया में प्राइमरली हम कॉटन को यूज़ कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। आपको दुनिया भर में टोमेटो भी मिलेगा, बीटी टोमेटो, बीटी टोबैको होता है, बीटी पोटैटो काफ़ी तक यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बीटी राइस भी होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि बीटी टॉक्सिन हम वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं। बीटी टॉक्सिन रफली सेम ही रहता है, हर जगह आपको
CRY वाने मिलेगा। कॉटन में भी हम यही यूज़ करते हैं। जो इनका टारगेट पेस्ट होता है, जो इंसेक्ट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो वैरी करता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो में, बीटी टोमेटो में हम टारगेट करते हैं पिन वर्म को, ठीक है, और पोटैटो में हम टारगेट करते हैं ट्यूबर मॉथ को, और कॉटन में हम टारगेट करते हैं पिंक बॉलवर्म को। ये आपने काफ़ी बार न्यूज़ में ही पढ़ा होगा, पिंक बॉलवर्म का अटैक हुआ है और उन्होंने कॉटन की पूरी जो फसल थी बर्बाद कर दी। तो पिंक बॉलवर्म को टारगेट करने के लिए हमने बीटी कॉटन को बनाया है। अब इंडिया को अगर हम देखें तो बीटी क्रॉप्स को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। फॉर एग्जांपल बैन ऑन माइको बीटी कॉटन सीड्स, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। माइको है महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी, ये मॉन्सेंटो के अंडर काम करती थी। मॉन्सेंटो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल जाइंट कंपनी है और ये दुनिया भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का बिजनेस करती है। तो इसके अंडर ये काम कर रही थी, मगर जो उन्होंने बीज प्रोड्यूस किया बीटी कॉटन का, उसको लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स आई, बहुत से लोग खुश नहीं थे इसको लेकर। इवेंचुअली माइको को बैन कर दिया गया बाय द स्टेट। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल को लेकर काफ़ी हद तक लोगों ने प्रोटेस्ट किए। बीटी ब्रिंजल को भी माइको ही डेवलप कर रहा था। बीटी ब्रिंजल के बारे में पता लगा, ब्रिंजल मतलब बैंगन होता है, ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन। इसके बारे में पता लगा कि इससे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी तक नुकसान पहुंच रहा है, इससे ह्यूमन हेल्थ को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट ने यह कहा कि ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि पेस्ट को बचाने के लिए कीड़े को मार रहे हैं, मगर इन द होल प्रोसेस आप क्या कर रहे हो कि कई कीड़े होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जब वो जाते हैं तो बेसिकली प्लांट की आबादी बढ़ाने में भी वो काफ़ी हद तक मदद करते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन एज वेल। तो उनको आप इकोसिस्टम से हटा रहे हो, उसकी वजह से इन द लॉन्ग रन हमारी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो इवेंचुअली इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। और कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल US, UK, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी इसको बैन कर दिया गया। बांग्लादेश अगेन एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर इसको बैन नहीं किया गया। अब ये सब हम बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन UPSC ने एक बार प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ लिया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं। What are the reasons for the people's resistance to the introduction of BT brinjal in India? जो BT ब्रिंजल बैंगन है, BT बैंगन, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने इतना प्रोटेस्ट क्यों किया? What was the reason? तो आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि BT ब्रिंजल हैज़ बिन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अ सॉइल फंगस। इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी तक नर्वस हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है द सीड ऑफ BT ब्रिंजल आर टर्मिनेटर सीड्स, therefore farmers have to buy the seeds before every season from the seed companies. Okay. थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि there is an apprehension that the consumption of BT brinjal may have adverse impact on health पे बुरा प्रभाव होगा। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहती है कि there is some concern that the introduction of BT brinjal may have adverse effect on biodiversity. देखो जो यहाँ पे पहली दो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। इंडिया में पहली बात तो हम टर्मिनेटर सीड्स को अलाउ ही नहीं करते, तो ये कोई इशू था ही नहीं। सेकेंड बात जो है कि लोगों को इशू था कि यहाँ पे सॉइल फंगस का जीन यूज़ कर लिया, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी और हम लोग BT क्रॉप्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे फंगस का जीन हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में, दैट इज़ नॉट एन इशू। उसको लेकर लोग गुस्सा नहीं थे। लोगों का मेन गुस्सा था ह्यूमन हेल्थ पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर, उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको लेकर। तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो गया सी, स्टेटमेंट 3 और 4 आर करेक्ट। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM मस्टर्ड। ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, मस्टर्ड सरसों होता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ये डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड भी UPSC सवाल पूछ चुका है, फिर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो GM मस्टर्ड है इज़ द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। सरसों की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जो इंडिया में डेवलप हुई है। इसका नाम रखा गया है DMH11 बाय दीपक पेंटल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, याद रख लेना। उसके अलावा इसको फंड किया गया है NDDB द्वारा एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। उम्मीद ये की जा रही थी कि जो एडिबल ऑयल का हमारा इम्पोर्ट है वो रिड्यूस होगा। GM मस्टर्ड से जो ओवरऑल यील्ड है मस्टर्ड का ये हम बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। अब जो मैंने यहाँ पे NDDB का मेंशन किया, ये क्या है?
दिस इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको फॉर्म किया गया था 1965 में, और इसका हेड आपको मिलेगा आनंद, गुजरात में। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि जीएम सरसों को बनाया गया था यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ पर जीन मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया। जो क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड ये आपके सामने है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों यानी मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, जिसकी हम बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है genetically modified mustard has the genes of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे जो कीड़े होते हैं पेस्ट्स, उससे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने सॉइल बैक्टीरियम का जीन यहाँ पे डाला है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जीन मस्टर्ड हैज़ द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि जीएम मस्टर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखिए, इमीडिएटली जो हमने पढ़ाई करी है अभी, उससे आप कह सकते हैं स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, और उसके ज़रिए बहुत ही आसानी से आप आंसर भी कर सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है तो मतलब कि ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, बचा यहाँ पे क्या, बी। तो ओनली स्टेटमेंट 2 जीएम सरसों के बारे में सही है कि जीएम मस्टर्ड हैज़ द जीन्स दैट अलाउ प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने के बाद एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। पहले फ़ायदे को हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि फूड सिक्योरिटी का ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली इससे यील्ड बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, फार्मर की इनकम में इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र उतने यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा जो देश बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश, इवन इंडोनेशिया, उनके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक बून की तरह साबित हो सकते हैं। उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी काफ़ी हद तक प्रमोट कर सकते हैं। किस तरीके से? जो नॉन फूड क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसको पेस्ट नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब कि जो उसकी प्रोडक्शन है जो पहले कम हो जाती थी बिकॉज ऑफ पेस्ट्स, वो नहीं होगी, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी मदद से हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारी फैक्ट्रीज चीपर रॉ मटेरियल पर प्रोडक्ट्स बना सकती है, तो दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन, जॉब्स आएंगी। सो इसके बहुत सारे यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं। उसके अलावा कुछ एस्पेक्ट ये भी है एनवायरनमेंट सेफ्टी। हालांकि इससे रिलेटेड एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो स्पीसीज़ हैं उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी, मगर तब भी हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र और पेस्ट से ये काफ़ी हद तक बेहतर है। एनवायरनमेंट सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, ड्यू टू रेड्यूस डिमांड ऑफ पेस्टिसाइड्स वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और सॉयल कंजर्वेशन में भी इससे मदद मिलेगी। पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर वो भी काफ़ी हद तक स्वच्छ रहेगा। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO दोनों ने कह रखा है कि GM क्रॉप्स काफ़ी हद तक सेफ है और न्यूट्रिशियस भी है। हाँ, न्यूट्रिशियस वाला एस्पेक्ट भी है यहाँ पे कि बायो फोर्टिफिकेशन के ज़रिए आप न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ा सकते हैं। आप अगर किसी पॉपुलेशन में विटामिन A, B, C की अगर कोई कमी है वो भी आप पूरी कर सकते हैं थ्रू GM क्रॉप्स। नाउ डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, पहले तो है ग्रोथ ऑफ मोनोकल्चर। As the artificially developed variety is more attractive compared to traditional varieties, इससे क्या होगा कि सब लोग डेवलप्ड वैरायटी की तरफ भागेंगे, बाकी वैरायटीज़ जो है उनका यूज़ कम हो जाएगा। उससे हमको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ जीन पूल। देखिए, डार्विन की थ्योरी हमको बताती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज के टाइम में जो स्पीसीज़ है, जो उनमें जीन्स है, उन्होंने हज़ारों साल तक जंग लड़ी है अपनी डोमिनेंस की, वो डोमिनेंट साबित हुए हैं, इसलिए आज भी वो आपके सामने हैं एंड दे आर अलाइव। तो एक तरीके से हम हज़ारों साल के एवोल्यूशन को भी चैलेंज कर रहे होंगे इमीडिएटली अपनी यहाँ पर जो भी हमको यहाँ पर सूट करता है, जो भी ट्रेड्स हमको चाहिए उसके हिसाब से नया क्रॉप बनाकर। तो ये भी एक थोड़ा बहुत रिस्क है। उसके अलावा जीन फ्लो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। फिर एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी GM क्रॉप से रिलेटेड ये है ह्यूमन हेल्थ के साइड इफ़ेक्ट को लेकर।
काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, वहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ एस्पेक्ट में पोटैटोज़ वो इतने सेफ़ नहीं है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और बहुत सी कंट्रीज़ आज भी काफ़ी हद तक एप्रीहेंशन रखती है, उनको इतना भरोसा नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे, इसलिए वहाँ पे ये बैंड है। तो ये एक डेफिनेटली इशू है। इसके एग्जांपल के लिए आप बीटी ब्रिंजल का केस जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, टिश्यू कल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशंस इन अ मीडियम नोन एज कंपोजिशन। क्या करते हैं इसमें, एक प्लांट का छोटा सा सेल लेंगे। सेल आपको पता है प्लांट्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको सेल मिलेंगे। प्लांट के भी सेल होते हैं, कुछ हद तक ह्यूमन सेल से डिफरेंट होते हैं, मगर दे ऑल्सो हैव सेल्स। नाउ यहाँ पे आइडिया क्या है कि सेल आप एक्सट्रैक्ट करोगे एक प्लांट से, उसमें प्लांट को ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, बस आपको जो लीफ है उसका छोटा सा पार्ट चाहिए, उससे आप सेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर उस सेल को आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे, एक लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पे आप उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे ताकि वो प्लांट ग्रो करे। ठीक है, एक लेबोरेटरी के अंदर। हमारा अल्टीमेट एम यहाँ पर ये होगा कि इससे प्लांट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े, और अगर हमको मास स्केल पर प्लांट्स को ग्रो करना है तो हम टिश्यू कल्चर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ यूज टू ग्रो प्लांट सेल्स फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन known as micro propagation which allows us to produce plants on commercial scale। तो अगर आपको कमर्शियल स्केल में प्लांट को प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पर टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाएगा। It allows us to grow new plant variety as well as quality plants by isolating genetically unique cells produced by genetic engineering free from diseases। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि जो आप मास स्केल पर कमर्शियल यूज़ के लिए प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, उससे आप सारी बीमारियां भी रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि उस सेल को आप एक लेबोरेटरी में एक सेफ एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स देकर ग्रो कर रहे होगे। तो ये है एंड हमारी वीडियो का, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी।